कई सारे सवाल आपको बता दें कि इस मुद्दे पर खड़े हो जाते हैं। एक नजर सवालों पर डालेंगे, फिर सीधा चर्चा की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले, क्या दक्षिण भारत के अंदर कांग्रेस की जो तैयारी है वह पूर्ण हो चुकी है? और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं बीजेपी की, तो बीजेपी ने अब काम करना शुरू किया है। दक्षिण भारत को अच्छे से समझेंगे आज, क्योंकि पावर गेम समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। 129 सीटों की जब हम बात कर रहे हैं, 129 सीटों के ऊपर जहां बीजेपी पिछले 9 सालों से कड़ी मशक्कत कर रही है, मेहनत कर रही है, लेकिन परिणाम शायद उस तरह के मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि प्रो हिंदू पार्टी है और दक्षिण भारत की पॉलिटिक्स जो है वह उत्तर भारत से एकदम अलग चलती है। इस बीच बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में आपको बता दें कि 2023 से पहले जब 2018 के अंदर चुनाव हुए, उस वक्त हमने देखा कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं बहुमत मिलते हुए नजर नहीं आया, लेकिन उसने अपनी सहयोगी दल के साथ जो है सरकार बनाई, लेकिन बाद में बीजेपी सरकार बनाते हुए नजर आई। कर्नाटक के अंदर बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी को हराना, क्या अब राजनीतिक हवा जो है वह 2024 में बदल चुकी है? विस्तार से इस पर भी चर्चा करेंगे। जब हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, तो दक्षिण भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे बढ़ा दिए गए हैं, तो क्या मोदी का मैजिक जो है वह 2024 के अंदर दक्षिण भारत के अंदर काम करते हुए नजर आएगा? क्योंकि इससे पहले अगर आप 2023 के अंदर जाएंगे, कर्नाटक चुनाव के अंदर भी बड़ी बड़ी जनसभाएं होते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह भी मौजूद थे, लेकिन कर्नाटक में सरकार नहीं बनी। और तेलंगाना के अंदर बीजेपी का वोट शेयर तो बढ़ा, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी। विस्तार से दक्षिण भारत की 2024 की रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा दे। संजय राणा हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनिल कुमार गर्ग हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय देने के लिए। संजय राणा जी, शुरुआत आपसे मैं करना चाहूंगी। क्या लगता है दक्षिण भारत की पावर गेम इस वक्त कांग्रेस की तरफ जाते हुए नजर आ रही है? संजय राणा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है सर। ठीक है पलक, गुड आफ्टरनून में फैलो पहले। देखिए, जब हम चर्चा करते हैं भारतीय जनता पार्टी की दक्षिण की राजनीति को, तो देखिए राजनीति अगर आज की देखनी तो हमको 10 साल पहले भी जाना पड़ेगा। अभी आपका प्रोमो में देख रहा था, उन्होंने आपने बताया था कि 2014 में दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या थी और 2019 में कितनी चेंज हुई। देखिए, मैं छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि आपने वहां पर समाप्त किया था, वहीं से आगे लेके जाता हूं। देखिए, जब तेलंगाना की बात कर रहे थे तो 1 सीट आई थी और आपके वोट परसेंटेज आपने देखा होगा कितना दिख रहा था, लेकिन अब 2019 की अगर हम चर्चा करते हैं, वोट परसेंटेज बढ़कर तकरीबन 17% हो जाता है और सीट 4 हो जाती हैं। उसी तरह अगर आप तुलना करें कि केरला में, उसी तरह तुलना कर रहे हैं आप तमिलनाडु में, तो वोट परसेंटेज का कहीं ना कहीं जो नंबर है वो बदल गया है और 10 के ऊपर चला गया है। तो ये दर्शाता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति बना रही थी पिछले 5 साल से, वो सक्सेसफुल है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने आइडेंटिफाई किया। देखिए, जो हिंदी बेल्ट है पलक, उसमें तो वो अपने आप को स्ट्रांग थे और स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं और स्ट्रांग पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां पे वो वीक है, तकरीबन 1,25,000 बूथ है आइडेंटिफाई किए गए थे 2019 में, तब से वो उस पर फोकस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो सोचिए, वो पन्ना लेवल, देखिए आपने गुजरात का चुनाव देखा, जिसको पन्ना लेवल के, तो अभी क्या एडवोकेट क्रिएट कर रहे हैं। एडवोकेट मेरा ऐसा नहीं, एडवोकेट जो बीजेपी की बातें अपने पे घर में कर सके, अपने लोगों को कन्विंस कर सके, तो उस लेवल पे जाकर के वोट भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटजी बना रही है और इंप्लीमेंट कर रही है। मैं नहीं बोलता कि इमीडिएटली उसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, इस बार तमिलनाडु में जहां पे इनका खाता भी एक तरह से कह सकते हैं नहीं खुला था, वहां खाता भी खुलेगा। अगर हम बात करते हैं केरला में वोट परसेंटेज बढ़ सकता है, 1 आध सीट भी आ सकती है। और आंध्रा और तेलंगाना में थोड़ी सी हमें लगता है तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। जो संजय गांधी साहब को हटा दिया गया था, उनकी जगह पे किसी और का अध्यक्ष बनाया, तो नंबर 2 की पार्टी से नंबर 3 की पार्टी हो गई। नहीं तो कहीं ना कहीं बहुत क्लोज कंटेस्ट दे रही थी कांग्रेस और बीआरसी को, जो तेलंगाना में। और आंध्रा में आप देखिए, एक ही पार्टी है, सेकंड नंबर पे ये आ सकते हैं, उस पर बातचीत चल रही। तो कहीं ना कहीं पूरा जो राजनीतिक समीकरण है, राजनीतिक ध्रुवीकरण है या राजनीतिक परिपेक्ष में अगर देखा जाए, तो
स्ट्रेटेजिकल मूव है और प्रधानमंत्री का चेहरा बहुत बड़ा पलक चेहरा है, इसमें कुछ कहने में शक नहीं है। हाँ, उस चेहरे को मेंबर ऑफ, जब एमपी का इलेक्शन होता है उसका रिजल्ट दूसरा होता है, और जब विधानसभा के होते हैं अलग होते हैं। चाहे वो कर्नाटका देख लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ देख लीजिए, चाहे राजस्थान देख लीजिए। मैं तो 18 की चर्चा कर रहा हूं। सुनील कौशिक जी, आप संजय जी की बात से कितना सहमत हैं? क्योंकि अक्सर जब बीजेपी कहीं से हारती है किसी विधानसभा चुनाव में, तो ये नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि विधानसभा चुनाव अलग होते हैं और लोकसभा चुनाव अलग होते हैं। तो क्या हम मान ले कि कर्नाटक के अंदर जो स्थिति इतनी मजबूत है बीजेपी की, वो 2024 में भी बरकरार रहेगी? ऑन होल्ड। जी सुनील जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, अब आ रही है आवाज जी। एक बार फिर अपना सवाल दोहरा दूं, क्या लगता है कि 2024 के अंदर कर्नाटक के अंदर जो बीजेपी की मजबूत स्थिति है वो बरकरार रहेगी? जी सुनील कौशिक जी। देखो पलक जी, ये हमारे देश की खूबसूरती है कि संतुलन कैसे बना रहे हैं। या अगर हम विधानसभा से लेकर के लोकसभा की तो राज्यों की हम वस्तुस्थिति को देखेंगे तो ये पाएंगे कि निश्चित तौर से सारे जाति धर्मों में हर राजनीतिक दल का समावेश होना चाहिए। जब पूर्वोत्तर के राज्यों में आप कमजोर हैं और हिंदी के राज्यों में आप पावरफुल में हैं, आपको जन समर्थन मिल रहा है, तब भी आप सत्ता से दूर रहेंगे। सत्ता में पहुंच जाना अलग चीज है, लेकिन कमजोरी होगी। जब हम विधानसभा की या लोकसभा के प्रतिमन की बात करेंगे तो निश्चित तौर से देश के बड़े नेताओं ने जब संविधान की रचना की होगी या परिसीमन जब किया होगा तो इस संतुलन बना के रखा होगा, किसी जाति विशेष का वर्चस्व न रहे। इसी तरीके से देश में आप देखेंगे कि तमाम राज्यों को बनाया गया, काट के बनाया गया, जोड़ा गया, जैसे लोकसभा की सीटों में होता है, विधानसभा की सीटों में होता है, ऐसे राज्यों को लेकर के होता है कि राज्यों में, सारे राज्यों में आपका समर्थन है तो मानेंगे कि आपकी सरकार पूर्ण बहुमत की है या आपको जन समर्थन मिल रहा है। एक वर्ग का समर्थन नहीं मिल रहा या देश के एक कोने से आपको समर्थन नहीं मिल रहा तो कह सकते हैं कि नहीं, फिर उस सरकार पर धार्मिक और जातीय ठप्पा लग जाता है सीधा सीधा। जैसे हिंदी राज्यों की बात करेंगे तो कहेंगे बीजेपी को इस समय जन समर्थन मिल रहा है, लेकिन दक्षिण राज्यों की बात करेंगे, आप 5 राज्यों की जो बात कर रहे हैं, 129 सीटों में से मात्र 29 सीटें। निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि बीजेपी की जो नीतियां हैं या बीजेपी का जो ब्लूप्रिंट है या बीजेपी ने जो जन समर्थन के लिए अपने आप को तैयार किया है, वो दक्षिणी राज्यों से समर्थन जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि हिंदी राज्यों की नीतियां और दक्षिण राज्यों की नीतियों में बहुत अंतर है। या दोनों तरफ आप बात करेंगे तो एक जैसी नीतियां जब तक नहीं आएंगी तब तक हम लोग नहीं मानेंगे कि केंद्र में जो सरकार है वो सारे राज्यों के समर्थन से सरकार चल रही है। और यही रहा कि दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आप बात देखिए कि 5 साल बाद सरकार बदलती है लेकिन राज्यसभा में उसके पास समर्थन नहीं होता। लोकसभा में 400 सीटें ले आइए, क्या फर्क पड़ता है कि राज्यसभा में आपके पास समर्थन नहीं है तो आप देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, कानून नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब है आपको 5 साल और चाहिए, 5 साल दूसरी मिलेगी आपको, तब लगेगा कि हाँ अब राज्यसभा में आपके पास समर्थन आ गया। इसका मतलब देश की जनता आप पर भरोसा कर रही है और राज्यसभा में भी उस स्थिति में लाके आपको खड़ा कर दिया कि आप देश के लिए कानून बदल सकते हैं, कानून बना सकते हैं, कानून हटा सकते हैं। तो यही जो आज की जो आपकी डिबेट है यही बता रही है कि दक्षिण में कांग्रेस मजबूत और हिंदी राज्यों में बीजेपी मजबूत। इसका मतलब केंद्र में जो सत्ता है निश्चित तौर से विपक्ष में बैठने के लिए सत्ता पक्ष की नीतियों का जन समर्थन दक्षिण के राज्य नहीं करते हैं। इसमें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है अनिल गर्ग जी, अब इसका कारण हम क्या समझें? क्योंकि एक स्टैट्स दर्शाते हैं कि जब हम जीडीपी के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो टॉप 3 जो हमारी स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उसमें हमारा महाराष्ट्र का योगदान है, साथ ही उत्तर प्रदेश का जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है और तीसरे स्थान के ऊपर गुजरात है। ये 2022 और 23 का आंकड़ा जो है वो सामने आता है। या फिर इसका कारण ये है कि केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं, केंद्र कहती है कि राज्य के अंदर सरकारें लागू नहीं होने देती हैं तो राज्य कहते हैं कि हमें केंद्र से फंड नहीं आता है। तो क्या दक्षिण के ऊपर इतना सेंटर द्वारा फोकस नहीं किया जा रहा? जी पलक जी, अभी जो मैं अपने दोनों साथियों को सुन रहा था, जैसे संजय जी ने बताया, कमोबेश स्थिति ऐसी ही है। दक्षिण की स्थिति उत्तर भारत की स्थिति से बिल्कुल भिन्न रहती है। मैं एक 1977 का आपको चुनाव याद दिलाना चाहता हूँ। उसके जो नतीजे आए थे उस समय जब कांग्रेस को लोग कोस रहे थे पूरे उत्तर भारत में,
उसमें भी उस समय भी अधिकांश दक्षिण भारत की सीटें कांग्रेस ने जीती थी, यानी इमरजेंसी के साइड इफेक्ट का कोई असर दक्षिण भारत पर नहीं पड़ा दिखा था। तो मेरे कहने का मतलब, दूसरा आपने जो बात की कि विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव जो जनता का सेंटिमेंट्स बदलता है क्या? 100% बदलता है। आपको उदाहरण के तौर पे देखो, दिल्ली है, दिल्ली में पिछली बार दोनों बार 2014 2019 जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने सारी सीटें जीती, और जब उसके एक साल बाद ही असेंबली का चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी बहुत बड़े बहुमत से जीती। तो जनता का मूड रहता है कि आपने मुख्यमंत्री किसको बनाना है। आप राजस्थान का उदाहरण ले सकते हैं, 2018 में कांग्रेस बड़े बहुमत से राजस्थान में जीती थी, छत्तीसगढ़ में जीती थी, मध्य प्रदेश में भी करीबन जीत गई थी, बाद में सरकार बदल गई, एक बात है। लेकिन लोकसभा के चुनाव 2019 के जब हुए तो स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। तो कहने का मतलब यह कि जनता के मन में बिल्कुल साफ स्पष्ट तस्वीर आ जाती है कि हमने मुख्यमंत्री किसको देखना है, किस पार्टी का देखना है, और प्रधानमंत्री किस पार्टी का देखना है और किसको देखना है। तो जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो पूरा का पूरा सिनेरियो उस हिसाब से होता है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, कौन सी पार्टी देश को आगे ले जा सकती है। दक्षिण की जहां तक बात करें, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार उस तरह से नहीं बना पाई थी जिस तरह से कांग्रेस ने पहले अपने 60 साल के राज में बनाया था। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी जो पूर्वोत्तर में भी थी, दक्षिण में भी थी और उत्तर भारत में भी थी। लेकिन अब उत्तर भारत से चल के भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में अधिकांश क्षेत्र में पहुंच गई है। वोट शेयरिंग धीरे धीरे बढ़ रहा है। सीटों में कितना कन्वर्ट होगा? कर्नाटक में तो पिछली बार आप देखो कि 28 में से 25 सीटें जीत ली थी, लेकिन इस बार तमिलनाडु में, तेलंगाना में इसका असर आएगा, और हो सकता है केरला और आंध्रा में भी अपना खाता खोल ले। ठीक है संजय राणा जी, मैं एक बार, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे लगता है दर्शकों का इसे जानना बेहद जरूरी है। क्या दक्षिण में इस वक्त जो रिप्रेजेंटेशन बीजेपी की होनी चाहिए वो बेहतर इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई वहां पर नजर आ रही है कि यहाँ पर आप प्रो हिंदू हैं और दक्षिण में क्या परोस है, या फिर योजनाओं को लेकर जो अक्सर हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि जी सेंटर हमारा जो फंड है वो रिलीज नहीं कर रही है, यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं हो रहा है। क्या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर जहाँ पे डबल इंजन की सरकार चलेगी, क्या सिर्फ वहां पर ही सेंटर विकास करेगा? जी संजय जी। देखिए पलक जब आप ये प्रश्न करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का साउथ में वर्चस्व है कि नहीं है, उनकी लीडरशिप कमजोर है, तो देखिए कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने लीडरशिप को पनपने नहीं दिया। अगर उसको एनालिसिस सही से किया है तो पनपने नहीं दिया। इसमें बिहार एक प्रदेश है, दूसरा प्रदेश है पंजाब, जहां पे कभी भी वो बड़े छोटे भाई की भूमिका से बाहर ही नहीं आना चाहते थे। वो बहुत खुश दिख रहे थे। आप बिहार में देख लीजिए, एक नेता आप नहीं बता सकती है जिसके कंधे पे चुनाव लड़ा जा सकते, बिहार के चुनाव जीता जा सके अगर मोदी का नाम ना हो। उसी तरह पंजाब में है। अब मैं आता हूं साउथ में। देखिए साउथ में एक बहुत बड़ा, जब आंध्र प्रदेश टूट गया, एक आंध्र प्रदेश कह लीजिए, दूसरा तेलंगाना कह लीजिए, तो संजय गांधी एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में उभरे थे और उनका जो एग्रेशन था, जो काम करने का तरीका था, उसको लोगों को पसंद भी आया था। और आप जो सर्वे आए थे, जनवरी में बैठे हैं, पुराने सर्वे अगर आप देखेंगे विधानसभा के पहले के सर्वे में दिख रहा था कि नंबर 2 की पार्टी है, बट अचानक उनको बदल दिया जाता कि ऐसे व्यक्ति को बना दिया जिसको सर्वमान्य नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात करते हैं तमिलनाडु की और केरला की, यहाँ पे कभी भी सैफ्रॉन पॉलिटिक्स नहीं थी, कभी नहीं थी। ये हमेशा कांग्रेस वर्सेस रेस्ट रहता था, यानी जो लोकल अलायंसेस थे, जो डीएमके हो, एआईडीएमके या कोई भी हो, उनका वर्चस्व। लेकिन वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी ने सेंध मारी है। जो अभी नए अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो पूर्व आईपीएस थे 2019 में रिजाइन करके जो बना, उन्होंने थोड़ा सा चीजों को बदला। मैं नहीं बोलता हूं कि सीट 1-2 आएगी, 3 आएगी, लेकिन परसेप्शन जो नॉर्थ वर्सेस साउथ था ये बदल चुका है। ऐसा कुछ नहीं है। जो योजनाएं सरकार लाती है, अगर ये योजना पे मान नहीं रहे होते तो कर्नाटका में आप विधानसभा 18 का देख लीजिए क्या हालत था, और 51% वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को। सेम इन छत्तीसगढ़ एंड सिमिलर इन राजस्थान। तो ये जो हमारा जो वोटर है, जो समझ गया है इसको किसको क्या वोट करना है, उनको पता है मोदी जी चीफ मिनिस्टर नहीं बनने वाले हैं। संजय जी, कर्नाटक के अंदर तो हम कह सकते हैं कि विकास दिखा है, उसमें डिनायल नहीं है। कर्नाटक एक ऐसा राज्य रहा है जिसमें हम कह सकते हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर तस्वीर काफी बदली है। जी संजय जी। देखिए कर्नाटका में तस्वीर बदली है, और एक दूसरा प्रदेश है। देखिए लोग किसी को कभी भी वोट देते हैं, मैं उनके पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाला कोई नहीं हूं, लेकिन अगर आप तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तेजी से बदला है, उस तेजी से किसी भी प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का इसलिए बदला क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ ही नहीं था पिछले 20 साल में,
तो दिख रहा है। लेकिन तेलंगाना में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बदलाव इलेक्ट्रिसिटी का है, जिस तरह से वहां पे लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड की, तो बीआरएस की तारीफ करनी पड़ेगी। हो सकता है भ्रष्टाचार के आरोप, हो सकता है लोकल रणनीति कुछ और है, लेकिन काम के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे पलक, तो तेलंगाना में बहुत अच्छा काम हुआ है। कर्नाटका बहुत डेवलप स्टेट आज से नहीं था, पहले से डेवलप स्टेट था। उनकी अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए तो देश में सबसे कमी मुझे नजर आएगी। तो बहुत सी चीजें कर्नाटका के साथ जाती है। जैसे अगर हब बोला जाए तो स्टार्टअप जैसे हैं, भले वो नॉर्थ का आदमी होगा लेकिन उसका हेड ऑफिस बेंगलुरु होता है। बाहर की कंपनी भी जो भी है वो बेंगलुरु जाती थी। एक तरह से कह सकते आईटी हब है, जिससे मुंबई हमारा फाइनेंशियल हब हो गया है। तो उसी तरह क्रिएट किया गया। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इनको और फोकस्ड अप्रोच में काम करना चाहिए। अभी भी कहीं ना कहीं हमें लगता है केरला में वो वीक है, जिन पे उनको फोकस करना चाहिए, नहीं किया। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, क्या अब भारतीय जनता पार्टी के लिए, दक्षिण के लिए वे समय है कि जो सहयोगी दल हैं उन्हें मजबूत किया जाए? क्या वाईएसआर के साथ कॉन्फिडेंस में आया जाए? साथ ही अगर हम केसीआर की बात करें, उन्हें भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि शायद 2024 में ये दोनों पार्टियां हो सकती हैं बीजेपी के साथ। जी सुनील कौशिक जी। देखो पलक जी, प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद आपकी रिपोर्ट में लिखा है 75 बार दौरा किया है और उसके तमाम मायने हैं। 2014 से पहले भी मैंने वहां के कई दौरे किए, 2014 के बाद भी कई दौरे किए। बिल्कुल। वहां के लोग मानते हैं हिंदी राज्यों को कि जो लगता है दूसरे देश से आया वो व्यक्ति है, और जब वो लोग दिल्ली आते हैं तो हम लोगों को भी लगता है कि पता नहीं कहां से आया हुआ है। जो एक गर्मजोशी से जो मुलाकात होती है वो गर्मजोशी दिखती नहीं है, और इस खाई को पाटना पड़ेगा। जब तक आप इस खाई को नहीं पाटेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में मजबूत हो पाएगी। और ये भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के तमाम बड़े नेता समझते भी हैं। योजनाओं की बात 2014 के बाद संजय राणा जी तो ऐसी योजनाएं बनाते रहते हैं दक्षिण राज्यों के लिए, बड़ी बड़ी इन्होंने भी योजनाएं बनाई हैं, उनकी सहभागिता उसमें रही है। निश्चित तौर से आप देखिएगा कि वहां जो पैसा जा रहा है ना, और पैसा वहां अंतिम सुर तक पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रहा है। और आप आंकड़े देखेंगे तो आंकड़े में भी आप देखेंगे 2014 के बाद बहुत पैसा लगाया, कांग्रेस की सरकार ने भी बहुत पैसा वहां लगाया। तमाम बड़े बड़े एनजीओ वहां काम कर रहे हैं कि उनका स्तर ऊपर उठे कैसे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वो हमें अपना माने, हम उनको अपना माने। उनको लगता ही नहीं यदि हिंदी राज्यों से कोई आवाज जाएगी तो उसका उनको विरोध करना ही करना है, ये उनकी राजनीति है। उधर से यदि कोई आवाज आती है तो हिंदी राज्यों के नेताओं को उनका विरोध करना ही है, चाहे उनकी वो समांतर राजनीति क्यों ना रही है। आपने लेकिन सर, आपने कहा कि ये खाई जो है कि दक्षिण और उत्तर जो एक बटा हुआ है, और एक हम देख रहे हैं कि उन्हें अलग सा महसूस होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दौरे कर रहे हैं, 2014 से हमने देखा कि इतने सारे दौरे किए गए कि मैं उत्तर भारत का नहीं, पूरे भारत का प्रधानमंत्री हूँ। देखो 2014 में आज वोट प्रतिशत बीजेपी का देखिए, और 2019 में आप देखिए थोड़ा सा फायदा हुआ ना बीजेपी को, 8 सीटें ज्यादा मिली उनको 2014 की अपेक्षा। ठीक है, हो सकता है कि 2024 में और कुछ बढ़ोतरी हो, और यही प्रधानमंत्री वहां की स्पीच आप देखेंगे, यही एहसास को दिलाना भी चाहते हैं हर रैली में कि हम आपके हैं। और तमाम बड़ी योजनाओं को, जैसे अभी वहां 2 सड़कों की बड़ी परियोजनाएं आई हैं, बिना लाग लपेट के गडकरी साहब ने उनको मंजूरी दी, और वहां के मुख्यमंत्रियों ने बड़ा सहज स्वीकार करके धन्यवाद भी दिया। तो ये जो चीजें अब हो रही हैं 2014 के बाद, आरएसएस के तमाम बड़े लीडर्स हैं, वहां कई जगह उन्होंने प्रवास किया। जब मेरी 2-3 महीने पहले बात हुई तो उन्होंने बड़ा सहज स्वीकार किया कि हम बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी समय लगेगा। ये आरएसएस भी समय, 2024 का अंतिम नहीं है, अभी भी समय लगेगा उनको। तो मुझे लगता है कि इस खाई को पाटने में उनको 2029 का इंतजार करना पड़ेगा। जो कांग्रेस की स्थिति इस वर्तमान परिस्थिति में है, वो मुझे लगता है कि बीजेपी मान के चलती है कि 2029 ठीक है, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। दक्षिण की राजनीति पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत है या फिर रीजनल पार्टी मजबूत है, बीजेपी की स्थिति इस वक्त क्या कुछ 2024 के अंदर दक्षिण भारत में बनी हुई है। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के उस पार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का JK 24/7 न्यूज में स्वागत है। विस्तार से दक्षिण भारत की 2024 की स्थिति पर पूरा विश्लेषण आपके सामने रख रहे हैं। मेहमान हमारे से जुड़े हुए, एक बार फिर से आपको परिचय करा दें। संजय राणा हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, अनिल कुमार गर्ग हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए। अनिल कुमार गर्ग जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, आंकड़ा ये कहता है कि 2014 में दक्षिण भारत में 129 में से 21 सीटें बीजेपी को मिली। ये आंकड़ा 2019 में 29 तक जा पहुंचा। क्या ये आंकड़ा 2024 में बढ़ने वाला है या घटने वाला है? पलक जी, मेरा ये मानना है कि ये आंकड़ा हर हालत में बढ़ेगा, क्योंकि 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी ने उतना काम साउथ इंडिया में नहीं किया था जितना 2019 से 2024 तक किया है। उनके पास शुरुआती दूसरे जो काम थे वो उनमें उलझी रही। जो अभी आप वोट बैंक जो आप बात कर रहे थे, आप ये देखिए वोट शेयरिंग कैसे बढ़ रहा है। केरला में जहां पे उनके पास सीट्स नहीं है वहां पे उन्होंने वेट शेयर बढ़ाया। वहां आरएसएस का सबसे ज्यादा काम है, सबसे ज्यादा आरएसएस वहां पे गांव तक पहुंची है केरला में, सीट्स जबकि उनके पास नहीं है। ऐसे ही तमिलनाडु में उनके पास सीट्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने काम बढ़ाया है। और ये दो बड़े ऐसे राज्य हैं जहां पे कांग्रेस और उनके अलायंस, अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो उन लोगों का एक तरह से वत्सव है। तेलंगाना में 4 सीटें उनके पास है, लेकिन मैं मानता हूं इस बार वो 8 तक तो आराम से पहुंच जाएंगी। अब ये देखना एक काम है कि बीआरएस या वाईएसआर कांग्रेस से उनका कोई समझौता बीजेपी का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि वाईएसआर कांग्रेस और बीआरएस ये दोनों इंडी गठबंधन के साथ नहीं जाने वाले। अगर उस गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे तो आप मान के चलिए प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से ये बीजेपी का साथ देंगे। अब सीटों में गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे ये देखने वाली बात है। अगर नहीं भी देंगे तब भी वोट शेयर तो बीजेपी का बढ़ेगा। तेलंगाना में सीट बढ़ेगी, लेकिन आंध्रा में थोड़ा कहना मुश्किल है कि अगर उनका गठबंधन नहीं होता तो कुछ सीटें मिलेंगी। लेकिन इतना तो पक्का है कि बीजेपी ने पूरे एनडीए गठबंधन ने इस बार 50 का लक्ष्य बनाया है, तो 29 को पार करके वो 40 और 50 के बीच में आएंगे। उनका ये कहना है जहां वो कम है वहां बढ़ेंगे और जहां उन्होंने जीता है उनको बरकरार रखेंगे। प्रॉब्लम है भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसको हिंदी भाषा के साथ जोड़ के देखा जाता है। जहां दक्षिण भारतीय लोग जो सबसे बड़ा विरोध करते हैं वो इस बात का करते हैं कि हिंदी भाषी। अनिल कुमार गर्ग जी, मैं जहां से समझती हूँ भारतीय नागरिक होने के नाते कि मैं किसी नेता को चुन रही हूँ महज और महज विकास के लिए ना, तो क्या हिंदी बेल्ट, तो क्या साउथ इंडिया? जी अनिल गर्ग जी। नहीं पलक जी कंसेप्शंस की बात है। जो लोगों ने पहले परसेप्शन बना दिया जनता के बीच में परसेप्शन शुरू से बनाया गया कि जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं कहीं आपकी क्षेत्रीय लैंग्वेज को खा ना जाए, उनके ऊपर वत्सव ना आ जाए। इसलिए आप देखिए पूरे साउथ इंडिया में, पूरे केरला से लेकर तमिलनाडु में जाएंगे, तेलंगाना में जाएंगे, आंध्रा में जाएंगे, वहां पे हिंदी जानने के बावजूद भी अगर उनको पता लग जाए आप हिंदी भाषी क्षेत्र से आए तो कोशिश करेंगे आपसे हिंदी में बातचीत नहीं करेंगे, जबकि वो जानते हैं हिंदी को अच्छे से। तो ये एक कंसेप्शन है उनका एक मन में एक सेट कर दिया गया है। और जहां तक दूरी की बात है, उनके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के प्रति उनकी दूरी नहीं है, सिर्फ हिंदी भाषा के प्रति दूरी बनाते हैं। और दूसरी बात, वहां के जो लोकल लीडर्स है उनकी भारतीय जनता पार्टी से दूरी जरूर है। संजय राणा जी, आप कितना सहमत है अनिल कुमार गर्ग जी की बात से? क्या मोदी मैजिक के कारण जो दौरे वहां पर बढ़ाए गए इसलिए दिलों की दूरी कम करने की कोशिश की गई, या फिर हम वहां के संगठन की बात करें, जो बीजेपी का संगठन वहां पर है उनके द्वारा ये कोशिश की गई, तो इसलिए यहां पर सीटें बढ़ते हुए नजर आई? साहब से थोड़ा सहमत हूँ, थोड़ा असहमत हूँ। देखिए हाँ, आज से अगर 2006 की बात करें, 2000 सन की बात करें तो नो डाउट अगर आप हिंदी भाषी थे और आप वहां जाते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन मैं जॉब में भी था, मेरा बेंगलुरु आगे आना जाना होता था, इवन तो चेन्नई में आना जाना होता था, और वहां पे लगभग मतलब बेंगलुरु में तो आप बोल सकते हैं सारे लोग हिंदी बोलते हैं, तमिलनाडु में लोग हिंदी बोलते हैं, इवन तो ऑटो रिक्शा वाला बोलते हैं। तो परसेप्शन थोड़ा बदल गया, नो डाउट। लोगों ने ऐसे डरा रखा था मतलब आजादी के बाद से कि भाई हम द्रविड़ हैं, ये नॉर्थ इंडियन है, ये हमें थोप देंगे, हिंदी भाषा लाके दे देंगे। तो एक परसेप्शन क्रिएट किया था, वो जो पहाड़ बनाया गया था पहाड़ गिर चुका है। जब आपको आता है दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न पे कि संगठन, देखिए संगठन एक आरएसएस है, एक भारतीय जनता पार्टी का संगठन। आरएसएस तो शुरू से काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश की है, स्पेशली तमिलनाडु में और इवन दो केरला में। लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम होना चाहिए था आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं
स्ट्रेटेजिक था, नहीं स्ट्रेटेजी था, क्या कारण थे, पॉलिटिकल कारण थे, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ उस एग्रेसिवनेस से गया नहीं, जिस चीज को बढ़ाना चाहिए तो बढ़ाया नहीं। द सेम वे आपने देखा होगा बंगाल में जिस तरह से पार्टी बढ़ रही थी, 3 सीट से 70-80 सीटों पे पहुंचना एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। अगर आप बात करें साउथ इंडिया में पहले 2014 में 21 सीट थी और 29 हो गए, तो तकरीबन 40% का बढ़ोतरी हुई अगर गणित के मामले से देखा जाए। लेकिन 40% वोट पे बढ़ा नहीं बढ़ा, तो देखिए काम करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, एक चेहरा प्रधानमंत्री का लोगों का एक्सेप्ट है, चाहे वो साउथ का हो, चाहे कन्याकुमारी का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, लोग उनको एक नेता के रूप में देखते हैं, एक लीडर के रूप में देखते हैं, और दूसरा ऐसे विकासशील, विकास करने वाले विकास पुरुष के रूप में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीजें बदली हैं। और जो छोटी क्षेत्रीय पार्टी है पलक, वो पार्टियां कहीं ना कहीं कांग्रेस से टूटी हुई है, कांग्रेस का वोट शेयर लेने वाली पार्टी है। तो अगर ये गठबंधन, लेकिन सर 2019 के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर कन्याकुमारी की सीट की अगर हम बात करें, साथ ही तमिलनाडु की कई सारी सीटों की बात करें, केरला के अंदर ऐसी सीटें रही हैं जहां पर 2014 के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर तो घटा ही, कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ते हुए नजर आया। देखिए, कांग्रेस पार्टी अलायंस में थी, आपको पता है कि किसके किसके साथ अलायंस है। तो देखो समीकरण का गेम है कि अगर मान लीजिए मुस्लिम बहुल इलाका है या मुस्लिम लीग के साथ टाई अप है, यूडीएफ है केरला में, तो वहां पे किसके साथ टाई अप है उसका फर्क पड़ता है, कहीं ना कहीं राजनीति में है। तो वो चीजों, और जो साउथ इंडियन का वोटर है वो जैसे नॉर्थ इंडियन का वोटर उस पर्सपेक्टिव से वोट नहीं करता। हर लोगों का सोचना अलग अलग है। लेकिन आज के दिन में अगर यूनिफॉर्मिटी की बात की जाए देशव्यापी, तो नो डाउट एक परसेप्शन में बदलाव आया है वोटर के, जो पहले नहीं हुआ करता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 80 से बनी, लेकिन 80 से लेकर के हम कहते हैं 2012 तक उनका ग्राफ जो था 94 तक खूब अच्छा रहा। उसके बाद ग्राफ में कुछ खास बदलाव नहीं आया। 2004 में आपने देखा क्या हो गया, उसके बाद गिरती चली गई। एक जो एग्रेसिव मार्केटिंग होती है, एग्रेसिव परसेप्शन बनाना, नैरेटिव सेट करना, जनता के बीच जाना है, योजनाएं लाने, अपनी चीजों को कन्वे करना, वो चीजें मिसिंग हो रही थी, जो कहीं ना कहीं इस सरकार में और इस लोगों जो इस समय पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो इंप्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं। और इस बार देखिएगा आप, जैसे 21 से 29 हो सकती है, 29 से 40-45 भी पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। कहां से निचोड़ निकलेगा, तेलंगाना और कर्नाटक से या फिर बाकी राज्यों से भी निकल सकती है सीट? देखिए, तेलंगाना से निकलेगा, आंध्रा से निकलेगा, कर्नाटका से निकल रहा है। कि कर्नाटका में 25 सीट पाना भी इतना आसान नहीं है। आज के दिन में अगर बोल दें कि 25 सीट पा जाएंगे, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उनको मेंटेन करना प्लस दूसरी जगह से सीट लाना, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है अलायंस कैसे बनाते हैं, किसके साथ। जो चंद्रबाबू नायडू के साथ अलायंस बना करके इन्होंने सबसे बड़ी गलती की थी, वैसा अगर अलायंस बनाएंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। क्या लगता है अलायंस किस तरीके का सुनील कौशिक जी इस वक्त नजर आ रहा है? क्या एक नया अलायंस जो है दक्षिण भारत के अंदर बीजेपी का दिख सकता है, या फिर तमिलनाडु जैसे राज्य के अंदर बीजेपी चाह रही है कि इस बार वो अकेले लड़े और अच्छी सीटों से लड़े? जी सुनील कौशिक जी। नहीं, देखो पलक, ऐसा नहीं है कि जो हम लोग कह रहे हैं, राणा साहब कह रहे हैं, वो राजनीतिक दलों को नहीं पता। निश्चित तौर से उनके पास बड़े बड़े एडवाइजर होते हैं और जमीनी स्तर से सर्वे निकल के आते हैं, उन पर मंथन भी होता है। आरएसएस जो रणनीति पे चढ़ रही है दक्षिण राज्यों की हम चर्चा करें, तो निश्चित तौर से बहुत मजबूत स्थिति उन्होंने वहां बना ली है। तमाम एनजीओ, बड़े एनजीओ की बात कर रहा हूं, वहां आरएसएस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और रही दिल जीतने वाली बात, जब तक आप दिल नहीं जीतेंगे ना, जैसे राणा साहब कह रहे कि नहीं अब वो ऐसी स्थिति नहीं है। राणा साहब कुछ ऐसी जगह रहे होंगे जहां मुझे लगता है ठीक ठाक लोग रहते होंगे, या राणा साहब वहां गए होंगे जहां बिल्कुल दूरदराज के क्षेत्र है, ठीक है, तो वहां पाएंगे अब भी बहुत कुछ है वहां, तो हम लोगों को उस हेय दृष्टि से देखते हैं। एक जगह तो मैं ऐसी जगह गया पलक जी कि जहां उनका सरपंच होता है, सरपंच और उनकी पत्नी पे एक ही ड्रेस से काम कर रहे थे। सरपंच की बाइक निकल के आती है और फिर हमने कहा सरपंच जी से मिलना चाह रहे हैं, तो सरपंच निकल के आते हैं तो उसी ड्रेस को पहन के आते हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो अंतिम व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है। कहां? दक्षिण भारत में से या उत्तर भारत में? लेट्स बी स्पेसिफिक जी। दक्षिण भारत की बात कर रहा हूं, दक्षिण भारत की बात कर रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे राणा साहब बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े हैं, बड़ी जगह रहे होंगे, मुझे लगता है कि ऐसी जगह रहे होंगे जहां लग्जरी लाइफ जी होगी राणा साहब ने। लेकिन मेरे साथ घूमते तो वहां मैं अंतिम छोर तक राणा साहब को जरूर ले जाता,
जहां वास्तव में वोट होता है, जो बदल जाता है ना एक बार के लिए वोट, उसको काटना बहुत मुश्किल होता है। वो अंदर से वोट करते हैं, पार्टियों को अंदर से सोचते हैं वो लोग। अब जैसे रायबरेली की हम बात करेंगे, 2014 में गए तो दूर दराज के क्षेत्रों में कांग्रेस को मानते हैं वो लोग, राजीव गांधी को नहीं भूल सकते। और उनसे पूछेंगे क्यों, अब नहर हमारे यहाँ आ गई, पहले नहर नहीं थी, नहर से पानी हम खेत में लगाते हैं। दूसरे हैंडपंप हमारे यहाँ, नहर और हैंडपंप की वसूली आज तक कांग्रेस कर रहे हो क्षेत्र। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो नीचे का तबका है, यदि वो किसी राजनीतिक दल पर भरोसा कर लेता है, तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके लिए मुझे लगता है कि आरएसएस बहुत मजबूती से और गंभीरता से वह काम कर रही है। क्या संजय राणा जी, थोड़ी सी प्रतिक्रिया मैं इस पे लूंगी, फिर अनिल जी के पास आऊंगी, क्योंकि आपका जो आकलन है उससे सहमत सुनील जी नजर नहीं आ रहे हैं। जी संजय जी। देखिए, बहुत छोटा सा एक संक्षेप में आंसर दूंगा जी। देखिए, सेंटर स्टेट की योजना, जो सेंटर की योजना है वो तो उसको इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? सेंटर कभी जाके इम्प्लीमेंट नहीं करती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो आम होती है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं अपना काम कर रही है और आखिरी पंक्ति तक खड़ा व्यक्ति को लाभ, चाहे स्टेट का हो चाहे वो सेंटर का लाभ जनता के लिए बनाया गया है, चाहे कोई भी सरकार बना रही हो, उसके तक नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब उस पर प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए, उस डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए। चक्कर क्या है, परसेप्शन बन चुका, परसेप्शन को तोड़ना जरूरी है। और इसमें जो एडवोकेट, जिसमें मैं बोलता हूं एडवोकेट, जो मैसेजिंग करते हैं, पहुंचाते हैं, लोगों को समझाते हैं, वो उनका काम बढ़ जाता है। इवन तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे लोकल कार्यकर्ता हो, इनका भागीदारी बढ़ जाती है कि अपने लोगों को कैसे समझाए कि सरकार कैसे काम कर सकती है। आप आम जगह चले जाइए तो इनको यही नहीं पता होगा कि स्टेट में क्या आता है, सेंटर में क्या आता है, सेंटर कैसी योजना बनाती है। तो ये एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है, लोग एजुकेटेड नहीं है, लेकिन ये नेताओं का काम है उनको संजय राणा जी, समझाना। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस वक्त बोली, क्योंकि मैं भी सभी जर्नलिज्म फील्ड से नहीं है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के बारे में, योजनाओं के बारे में, कौन सी सरकार की क्या जिम्मेदारी है, ये जानकारी पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं है, पढ़े लिखे युवाओं को नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने अपना कीमती समय दिया, विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करी, क्योंकि 2024 की रणनीति पर जब हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं तो दक्षिण भारत को समझना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो दक्षिण की पावर गेम के ऊपर विस्तार से चर्चा की, क्योंकि जहां लगातार 75 से ज्यादा दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना में अपनी सरकार बना ली है। विस्तार से आज इसी मुद्दे पर करी चर्चा। देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। आज कुछ अलग